नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। 7 निश्चय के सामने 7 चुनौतियां। बिहार विधानसभा चुनाव काफी रोचक रहा। कई जनसभाओं में विरोध का सामना भी करना पड़ा। नीतीश ने सत्ता पाने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाए, यहां तक कि चुनाव को अपना आखिरी चुनाव तक बता दिया, मगर परिणाम जेडीयू के लिए चिंताजनक रहा। नीतीश ने इस चुनाव में अपना खोता हुआ जनाधार देखा है। एनडीए की मदद से नीतीश ने 7वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद तो पा लिया है। सरकार मतभेद और मनभेद के बीच अपना 2 महीना पूरा भी करने को है, मगर नीतीश के सामने 7 चुनौतियां बनी हुई हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश का आगे का सफर मुश्किलों भरा है। एक तरफ अपनों का दिया दर्द, तो दूसरी ओर मजबूत विपक्ष। और इसी पर देखिए पहले हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। सरकार गठन के बाद से एनडीए में उठापटक का दौर जारी है। विपक्ष के आरोपों से नीतीश आहत हैं। ऐसे में सरकार चलाना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा। सरकार चल तो रही है, लेकिन फिलहाल वो मजबूत नहीं दिख रहे जो बीते वर्षों में दिखाई देते थे। चुनाव के नतीजों में बहुमत और अल्पमत के बीच बहुत अधिक सीटों का अंतर नहीं होने से विधायकों के कभी भी पाला बदलने के खतरे के बीच चल रही सरकार को लेकर हर वक्त संशय बरकरार है। बिहार एनडीए की राजनीति में जेडीयू का बीजेपी के सामने छोटे भाई की भूमिका में रहना भी पार्टी और इसके नेताओं के लिए मुश्किल स्थितियां पैदा कर रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के सामने सरकार और पार्टी स्तर पर दोहरी चुनौती है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश के सामने 7 बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, यह बात ठीक है कि नीतीश कुमार के पास समक्ष भी बड़ी चुनौती है। जब से वो बने हैं तो इस बार उनको मजबूत विपक्ष का सामना भी करना पड़ रहा है। और अभी जो ताज़ा घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश की हुई है, जिसमें कि उनके 6 विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया गया, तो यह बैठे बिठाए विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे से ही उनको घेरने की तैयारी विपक्ष पूरी कवायद में लगा हुआ है। तो यह उसी को देखते हुए नीतीश कुमार अब वो फुल टाइम जो है सो वो अपनी सरकार को देंगे। शराबबंदी का जो किरकिरी सरकार की हुई पिछले दिनों, वो चुनाव में उनको घेरने का भी प्रयास किया गया और कई सारे शराबबंदी को लेकर के कई सवाल समय समय पर विपक्ष और लोग उठाते रहे। सरकार पर नियंत्रण रखना नीतीश कुमार के सामने सबसे पहली चुनौती है सरकार पर नियंत्रण रखना। मंत्रिमंडल विस्तार होना है और बीजेपी पहले से ही मुखर है। ऐसे में नीतीश को ज्यादा से ज्यादा मंत्री अपने खेमे से रखना होगा, जो कि बीजेपी नहीं होने देना चाहती। नीतीश को कमजोर करने के लिए पहले ही बीजेपी कई कदम उठा चुकी है। ऐसे में नीतीश को सरकार पर अपना नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती होगी। मजबूत विपक्ष से नीतीश का सामना। नीतीश के सामने मजबूत विपक्ष खड़ा है। लालू यादव भी जेल से एक्टिव हो गए। विपक्ष के पास 110 विधायक हैं। ऐसे में नीतीश को सदन में काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। सदन में सरकार के फैसलों पर विपक्ष मजबूती से सवाल खड़े कर सकता है और अपनी बात जनता तक पहुंचा सकता है, जो एनडीए गठबंधन को मुश्किल में डाल सकती है। मजबूत विपक्ष का सामना नीतीश कुमार कैसे करेंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। विशेष बात यह है कि इसी साल सरकार का पहला बजट भी आने वाला है। इस बजट में विपक्ष के मुद्दों पर सरकार को घेरता है और सरकार से बचने के लिए क्या कुछ करती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। सहयोगियों से भी बना हुआ है खतरा। नीतीश के सामने मांझी और मुकेश सहनी को साथ रखने की बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ बीजेपी फन उठाए है। अरुणाचल घटना एक उदाहरण है जो जेडीयू के अंदर और बाहर कोलाहल मचा रखा है। बीजेपी एक संदेश नीतीश को दे चुकी है कि जो अरुणाचल में हुआ बिहार में भी हो सकता है। बीजेपी से ज्यादा मंत्री होने पर नीतीश दबाव में होंगे। ऐसे में उनके फैसलों पर विपक्ष से पहले अपने ही सवाल उठा देंगे। इस चुनौती से भी नीतीश को रूबरू होना होगा। शासन की छवि बरकरार रखने की चुनौती।
शासन के नाम पर चुनाव लड़े नीतीश के सामने सुशासन की छवि कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में हर तरफ लूट, हत्या, दुष्कर्म, अपहरण का माहौल बना हुआ है। सूबे की कानून व्यवस्था खुद कटघरे में है। विपक्ष के साथ ही साथ सहयोगी बीजेपी भी अपराध पर सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में नीतीश के लिए अपराध पर लगाम लगाकर सुशासन की छवि कायम रखना बेहद चुनौती है। ये शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष से होता रहेगा सामना। नीतीश के शराबबंदी के दावों पर नेशनल हेल्थ सर्वे ने जोरदार तमाचा मारा। सर्वे की माने तो बिहार में शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। विपक्ष भी शराब के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाते रहा। अब नीतीश के सामने चुनौती है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि युवा शराब तस्कर बन रहे हैं, गली मोहल्लों में खुलेआम शराब बिक रही है, उस पर रोकथाम लगा पाएंगे नीतीश? शराबबंदी पर मांझी के स्टैंड से नीतीश को परेशानी। शराबबंदी पर नीतीश के अपने मांझी सवाल खड़े करते आए हैं। सरकार में आने के बाद भी उन्होंने कई बार शराबबंदी को लेकर अपनी बात सामने रखी और बेगुनाहों को जेल से छोड़ने की अपील की। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने न सिर्फ विपक्ष बल्कि सहयोगियों को साधने की भी चुनौती होगी। बिहार में जनाधार वापस पाने और दूसरे प्रदेशों में विस्तार की चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपने खिसकते जुबान को साफ देखा। सुशासन की राग और अंतिम चुनाव के बयान के बाद भी नीतीश के पास काफी कम सीटें आई। देखते ही देखते जेडीयू प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी रह गई, जो नीतीश के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दूसरी तरफ अरुणाचल की घटना के बाद पार्टी के अंदर ही असंतोष का माहौल है। ऐसे में नीतीश के सामने बिहार में जनाधार को वापस पाने के साथ ही साथ अन्य राज्यों में पार्टी की पहचान बनाने और सियासी जमीन को भी तलाशने की बड़ी चुनौती है। नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए, मगर अभी उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। अब नीतीश कैसे इसे पार करते हैं, ये देखना होगा। एक तरफ अपनों का सितम तो दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष। नीतीश कुमार पहले ही काफी कमजोर हो गए हैं। सरकार में बीजेपी का दबदबा है। नीतीश भी सियासत के मचे हुए खिलाड़ी हैं। देखना होगा इन चुनौतियों से वे कैसे लड़ते हैं, कैसे उबरते हैं और कैसे सामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां तमाम हैं और इन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक हमारे साथ बैठे हुए हैं, मधुरशील जी, और हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता शशांक दुबे भी लाइव जुड़े हुए हैं। शशांक जी, 7 चुनौतियां हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, कैसे पार पाएंगे? देखिए सागर, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार किसी चीज़ से जल्दी हार नहीं मानते हैं और नीतीश कुमार का जो सियासी सफ़र रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में कई बार बहुत अप्स और डाउन देखे हैं। अगर किसी को याद हो कि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 2000 में ही पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे और बहुमत नहीं जुटा पाए थे और उनकी सरकार गिर गई थी और फिर राजद की सरकार बनी थी। उसके बाद उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और 2005 के चुनाव में जब वो जनता के बीच में गए हैं, फिर भी उनको प्रत्याशित बहुमत नहीं मिला और चाबी लेकर रामविलास घूमने लगे थे। जब 6 महीने बाद फिर से चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को संगठित किया और पूरी ताकत के साथ सरकार में लौटे। तो नीतीश कुमार के सामने कहा जाता है कि नीतीश कुमार डिसीजन लेते हैं और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो नीतीश कुमार जब इस बार चुनाव हुआ और नीतीश कुमार फिर सत्ता में लौटे, हालांकि काफ़ी कमज़ोर स्थिति में लौटे हर बार से। आपने सही कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत बिहार में अगर सीटों के दृष्टिकोण से कहा जाए तो वो नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन सागर, एक बात जो बिहार में जानते हैं, बिहार में लोग राजनीति को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, उनको पता है कि आज भी बिहार में नीतीश की राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है। नीतीश कुमार का अपना जो एक अगर कहा जाए व्यक्तिगत छवि जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और पार्टी के अंदर उनके किसी भी मुद्दे, किसी भी डिसीजन पर कोई ना नहीं होती है। तो नीतीश कुमार आज भी बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब अगल बगल कमजोरियां आती हैं तो लोग कमज़ोर होते हैं और नीतीश कुमार की वो कमजोरी दिखी। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही कहा है कि जब बिहार में उनकी 43 सीटें आई, सबसे लोएस्ट लेवल पे हो रहे हैं, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। फिर आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और
खुद प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप ये कुर्सी संभालिए। तो नीतीश कहीं ना कहीं अपने नीतीश की एक जो छवि रही है बिहार की राजनीति में, उनकी जो अपनी एक तरह से कहा जाए प्रोजेक्शन रहा है, पॉलिटिकल प्रोजेक्शन रहा है उनका, वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है और नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को से निपट लेने में सक्षम है। जहां तक आपने उस 7 चीज़ों का जिक्र किया है सागर, 7 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें बिल्कुल बिल्कुल शशांक जी आपके पास लौटूंगा। मधुर जी, तमाम चुनौतियां इस समय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हैं, कैसे सरकार चलानी होगी, विपक्ष का कैसे सामना करना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विपक्ष को तो संभाला जाए, अपनी दोहरा नहीं दे पा रहे हैं अभी। देखिए, नीतीश कुमार के सामने ये पहली बार ऐसा नहीं है कि चैलेंज, ये पहली बार इस तरह के चैलेंज आए हैं। जब से मतलब ये सरकार चला रहे हैं, हमेशा गठबंधन की सरकार चलाए हैं, चाहे वो एनडीए के साथ चलाया हो उन्होंने या महागठबंधन के साथ जो पहले यूपीए हुआ करता था, यूपीए पार्ट 2 ये यूँ कह लें तो नीतीश कुमार वहाँ हालांकि कम दिन रहे, लेकिन जो उनकी राजनीतिक जो जीवन यात्रा जो शुरू हुई थी वो उसी खेमे से शुरू हुई थी, जब जनता दल हुआ करता था और लालू प्रसाद के साथ और शरद यादव के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, या यूँ कह लें कि जो और भी लीडर थे अन्य राज्यों के, उनके साथ बीच में रिश्तों में तलखी आई और उन्होंने समता पार्टी बनाया। फिर वो समता पार्टी का जदयू में विलय हुआ और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने शरद यादव। तो वो बाद में पूरी पार्टी की कमान खुद उन्होंने ले ली। ये पहली बार ऐसा हुआ 15 वर्षों में कि जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने बहुत ही करीबी मतलब आरसीपी सिंह को उन्होंने बनाया। और आरसीपी सिंह के साथ उनका साथ तब का है जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे और आरसीपी सिंह जो हैं वो यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। बाद में जब वो बिहार के सीएम बने तो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया और सीधे जदयू से जुड़ गए। जदयू की सदस्यता उन्होंने ले ली, राज्यसभा आए और ये यात्रा उनकी रही। इसलिए भरोसा इसलिए भी कि नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं वो। दूसरा भरोसा, नालंदा से नीतीश कुमार है, नालंदा से आरसीपी सिंह है। लेकिन जिन चुनौतियों की बात हम कर रहे हैं, ये चुनौतियां मौजूदा राजनीतिक जो हालात हैं बिहार के, उसमें ये चुनौतियां हैं। शशांक जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि विकट परिस्थितियों में वो निकलते रहे, क्योंकि जब गठबंधन की आप सरकार चलाते हैं या गठबंधन के साथ रह करके आप प्री पोल अलायंस हो या जो चाहे पोस्ट पोल अलायंस हो, उसके साथ जब आप सरकार या चुनाव लड़ते हैं या गठबंधन की सरकार चलाते हैं, तो चुनौतियों का सामना करने के लिए हर वक्त आपको तैयार रहना पड़ता है। इस बार एक और चुनौती बढ़ी है कि इतना मजबूत विपक्ष जो मतलब 110 की संख्या के आंकड़े के करीब है, ये इतना मजबूत विपक्ष उनके पास नहीं हुआ करता था। दूसरे, ये पहले नंबर की पार्टी हुआ करते थे अपने गठबंधन में, ज़्यादा सीटें जदयू के पास हुआ करती थी और ये पहला वाकया है कि ज़्यादा सीटें इनकी सहयोगी पार्टी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी, वो 74 विधायकों के साथ इस बार सदन में है और ये गठबंधन में है और ये 43 विधायकों के साथ गठबंधन में है और सरकार में है। तो ये एक विषम परिस्थिति ये जो आई है, एक चुनौती साथ लेकर के आई है, क्योंकि बीजेपी की जो संख्या बल सदन के अंदर बढ़ी है, उसके चलते, ये इस संख्या बल के चलते बीजेपी का कहीं ना कहीं एक दबाव, राजनीतिक दबाव कह लीजिए या चाहे आप जिस तरह का मतलब मानिए दबाव, एक दबाव जरूर है। और यही वजह थी कि पहली बार जब ये जो परिणाम सामने आया तो नीतीश कुमार सरकार में शामिल मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हमारा चुनाव पूर्व कमिटमेंट है तो हम बने। दूसरा मुद्दा जो आपने कहा कि शराब को जीतन राम मांझी इनके कुनबे में रह करके, इनके साथ रह करके जो विरोध कर रहे हैं, तो इन तमाम तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को पर से निजात पाने के लिए, उन चुनौतियों से निपटने के लिए, इस सवाल पर मैं भी वापस आऊंगा मधुर जी। शशांक, आखिर किस तरह से साधा जाएगा? सरकार को साधना और सरकार को बनाए रखना भी बड़ा एक मुश्किल भरा लग रहा है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्री ज्यादा उनके खेमे से हो, बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाहती और वैसे भी बड़े भाई की भूमिका में है तो चुनौतियां वैसे भी तमाम है। देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने एक संकेत दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव में उनकी सीटें कम आई थी तो उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री बनने से नैतिक रूप से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा सीटें हैं तो वो अपना मुख्यमंत्री तय कर ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही, शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही वो मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि वो मुख्यमंत्री है तो ये सीटों का मैटर कहीं नहीं रह जाता है, अब वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी
दबाव में अगर कोई सीटों के आधार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो किसी दबाव में आने वाले नहीं है। और राणा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिहार की राजनीति को जो लोग नज़दीक से जानते हैं, नीतीश कुमार को नज़दीक से जानते हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार जब किसी सरकार के एक गवर्नमेंट के रूप में डिसीजन लेते हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में डिसीजन लेते हैं, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, जब सुशील मोदी थे उनके साथ उनका अच्छा सामंजस्य था, तो उनको अवगत जरूर करा दिया करते थे, लेकिन डिसीजन कहीं ना कहीं उनका होता था। अभी बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं आईएएस के और आईपीएस के। अगर जो लोग नज़दीक से जानते हैं उनको ये पता है कि उन ट्रांसफरों में नीतीश कुमार ने अपने मन का ही किया है और भारतीय जनता पार्टी को एक संकेत दिया है कि सरकार चलाने में, गवर्नेंस में उनको ज़्यादा हस्तक्षेप पसंद नहीं है, या जो एक सहयोगी का हस्तक्षेप होता है वही पसंद है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो जदयू और इनके रिश्ते हैं अभी, वो अरुणाचल के मुद्दे को लेकर जरूर कहीं ना कहीं थोड़े खटास में आए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने साफ किया है कि बिहार में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश की अपनी कार्यशैली है, नीतीश का काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल जुदा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि सरकार में वो बने रहें, इसके लिए उनको खास रुचि नहीं है, अच्छी गवर्नेंस चले इसमें उनकी रुचि है। और यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी अपने पास से हटा दिया है और वो पूरा फोकस इस बार गवर्नेंस में देना चाहते हैं। और साथ साथ राणा, सबसे बड़ी बात है, वो गवर्नेंस के अलावा भी वो सबसे ज्यादा फोकस अब सोशल रिफॉर्म्स पे देना चाहते हैं। इन सारी चीजों को वो संभालेंगे कैसे, व्यवस्थित सारी चीजों को कैसे करेंगे, क्योंकि बीजेपी झटका दे रही है बार बार। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि नीतीश जी, मैंने बिल्कुल कहा कि बीजेपी के झटके को वो इग्नोर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बता भी रहे हैं कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं वो अपने तरह से काम करते रहेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि वो इन चीज़ों को संभालेंगे कैसे, तो नीतीश कुमार अभी तक पार्टी के अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, ऐसे में पार्टी के दायित्व भी उनके पास थे और संगठन भी कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा था 2020 के चुनाव के हिसाब से। तो ऐसे में संगठन के लिए उन्होंने एक अलग मजबूत आदमी जो उनका विश्वास पात्र भी है उसको नियुक्त कर दिया है और सरकार की पूरी बागडोर अपने हाथों में ली है। वो साफ कह रहे हैं, नीतीश कुमार का साफ कहना है कि जब तक गवर्नमेंट में वो रहेंगे वो सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे और इसीलिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। दूसरी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मंत्रिमंडल को लेकर कहीं ना कहीं जिच है। देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल में सदस्यों को, संख्या को लेकर जिच नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया है कि विधायकों के अनुपात के आधार पर यहां मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। सबसे बड़ी यहां पर जो जिच चल रही है बिहार में, वो चल रही है कि कौन सा विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास रहे और कौन सा विभाग जदयू के पास रहे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा हैं इसलिए पहले से ज्यादा मंत्रिमंडल में उनको जगह तो दे रही है जदयू, लेकिन वो विभाग नहीं दे रही है जो काफी इंपॉर्टेंस के हैं, जिससे पब्लिक के से ज्यादा जुड़ाव है। जैसे सबसे अहम विभाग शिक्षा मंत्रालय है जो जदयू अपने पास रखे हुए है, उसके अलावा जल संसाधन विभाग जैसे महत्वपूर्ण काम के विभाग हैं जो जदयू के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना यह कहना है कि जदयू जब होम और सामान्य प्रशासन अपने पास रखे हैं, गृह मंत्रालय अपने पास मुख्यमंत्री खुद रखे हुए, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण विभाग इनको दिए जाए। तो विभागों की संख्या में कोई जिच नहीं है, बल्कि विभाग पोर्टफोलियो को लेकर जिक्र है कौन से विभाग भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में काफी स्ट्रांग है और भारतीय जनता पार्टी काफी प्रखर होकर अगर कहा जाए तो कोई नेतृत्व इस बात को उनसे कह नहीं रहा है, तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं नीतीश कुमार अब एक पूरे संकल्प के साथ यहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल। मधुर जी, शराबबंदी पर हम जिस तरह से भी जिक्र कर रहे थे, शराबबंदी को अगर देखा जाए तो लगभग फेल रही है। चुनाव के समय पर हमने उस तरह की तमाम तस्वीरें देखी, अभी भी ऐसी तस्वीरें देखी। अब मांझी भी अगर उनके खिलाफ बोलने लगेंगे तो फिर कैसे मुख्यमंत्री साहब इस बात का भरोसा दिखाएंगे कि शराबबंदी जो उन्होंने की थी वो सफल हुई? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि आप एक तरफ जहां, जो कि एक मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट जो उनका था, उत्पाद विभाग जी, शराबबंदी से फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, ये देखने समझने वाली बात होगी। आप ये देखिए कि एक तरफ जो राजस्व घाटा हुआ एक्साइज डिपार्टमेंट, मतलब शराबबंदी के बाद जो राजस्व उगाही का एक सबसे बड़ा स्रोत अगर बिहार में था तो वो एक्साइज डिपार्टमेंट था। लेकिन शराबबंदी के बाद, पूरी तरह से बंदी के बाद, ये राजस्व जो सरकार को जाता था अब वो नहीं जा रहा। लेकिन शराब बिकना अवैध रूप से तो बंद नहीं हुआ, वो आप भी देख करके आए हैं। तो उसमें क्या, अब वो जो शराब की जो अवैध रूप से जो बिक्री हो रही है और पीने वाले कम नहीं हुए। अभी जो एक सर्वे, एक जो रिपोर्ट आई थी, अभी रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बल्कि पहले की अपेक्षा शराब पीने वाले बढ़े हैं और 12% से ज़्यादा महिलाएं शराब पीने वाली बढ़ी हैं। मतलब पहले से जो भी
तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ऐसे में अगर विपक्ष के साथ स्वर मिल जाए सत्ता पक्ष के जो आपके सहयोगी हैं उनके, तो एक चैलेंज ही है कि आप जीतन राम मांझी लगातार ये शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर हमने विकल्प नहीं तलाशा था कि जो हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था बिहार सरकार को शराबबंदी से, तो अगर वो राजस्व की उगाही नहीं हो पा रही है, उसका विकल्प हमने नहीं ढूंढा और शराबबंदी कर दी, तो राज्य का जो राजकोषीय जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति अगर आप नहीं कर पा रहे हो, शराबबंदी को आप कारगर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शराब बिखी रहा है, तो जीतन राम मांझी का जो ये स्वर लगातार आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार वो बयान दे करके शांत बैठ गए हों, लगातार ये बयान आ रहा है, तो उस विकल्प पर या तो विचार करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, या फिर जीतन राम मांझी जैसे और कई लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक दबी जुबान से इसकी वकालत करते रहे हैं कि मतलब शराबबंदी हट जाए। और मतलब किसी एक तो शराबबंदी अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, कानून का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, तो आप देखिए कि कहां से शराब की खेप आ जा रही है राजधानी पटना तक जी। और कई घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उस कानून का मतलब ही क्या है जिसका अनुपालन न हो पाए। तो विपक्ष के साथ स्वर मिल गया है इनके दल का, तो एक ये चैलेंज है। और नीतीश कुमार लेकिन चूंकि अपने फैसले पर अडिग रहने की उनकी एक आदत सी है, तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। अब नीतीश कुमार को यह तय करना है कि जो उनका कार्यकाल है 5 वर्षों का, अभी तो सरकार बने हुए 2 महीने हुए हैं, तो इन 5 वर्षों में उस राजकोषीय घाटा को पूरा करने का वो क्या विकल्प लेकर के जनता के सामने आते हैं। और चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार 15 जनवरी के बाद संभावित है, कभी भी हो जाएगा, और सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ है, इसी वजह से समय रहते नहीं हो पाया था विस्तार। तो अब जिसका इशारा शशांक भी कर रहे थे, तो वो 15 जनवरी के बाद ये देखने वाली बात होगी कि किस मतलब बिंदु पर सहमति बनती है और कौन कौन जो बाकी के जो विभाग हैं वो बीजेपी के पाले में क्या जाता है, जदयू के पाले में क्या रह पाता है। तो उसके जिस तरह की परेशानियां नीतीश कुमार के सामने हैं और जिस तरह से गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ खटपट नजर आ रही है, तो ऐसे में जब आरजेडी टकटकी लगाए देखने लगे ललचाए मन से कि कब टूट कर गिरेगा, तो ये देखा जा सकता है कि जेडीयू एक बार फिर से आ जाए। आरजेडी के पाले में कुछ भी नहीं जाने वाला। आरजेडी को विपक्ष में बैठने का जनादेश प्राप्त हुआ है, उसको विपक्ष में ही बैठना है। लेकिन राजनीति में स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। अगर बीजेपी का दबाव बढ़ा या सीट शेयरिंग को लेकर के अगर कहीं मामला फंसता हुआ दिख रहा है, तो आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद भी लगातार रिम्स में, जहां वो इलाजरत हैं कैदी के रूप में, वहां लगातार वो बैठकें कर रहे हैं पार्टी के नेताओं से, अपने जो घटक दल हैं उनके नेताओं से। लेकिन जदयू 43 विधायकों के साथ है और फिलवक्त जो विपक्ष की स्थिति है, ऐसे में वो विधायकों को तोड़ पाने की स्थिति में नहीं है। ये संभव है, ये पहले भी हुआ है 2015 में भी, कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं पूरे कुनबे के साथ नीतीश कुमार, लेकिन उनकी पार्टी में सेंधमारी अरुणाचल की तरह, चाहे अन्य राज्यों की तरह, क्योंकि संख्या बल ज़्यादा है और ऐसे में 20-22 विधायकों को तोड़ पाना ये संभव नहीं है। 22 विधायक टूटेंगे तभी वो उनका दल बदल विरोध निषेध का जो कानून है उसके दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जो रिश्ते हैं उस पर वो उसको ठीक कर पाने की स्थिति में रहेंगे, उसको चलाते रहेंगे, या फिर से वो पाला बदलेंगे। क्योंकि पहले जो बयान आते रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि अब स्वीकार नहीं होंगे नीतीश कुमार, लेकिन कई ऐसे मसले हैं, अगर तेजस्वी को नेता मान लिया तो ये राजनीतिक समीकरण है, वो आगे किस तरह की परिस्थितियां बदलती हैं। फिलवक्त उस पर बिहार में कहीं भी ऐसा राजनीतिक परिदृश्य नहीं दिख रहा कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन जो सरकार चला रही है वो इसका उलट मतलब वहां सरकार बन जाए। बिल्कुल। केवल इनको अपने कुनबे में, मतलब इन घटक दल के नीचे एनडीए गठबंधन के बिटवीन द मतलब अलायंस जो है, वो इनको रिश्तों को ठीक करने की कवायद और कोशिश करनी होगी, और ये चुनौतियां हैं जो उससे उनको फेस करना होगा। शशांक, आप ग्राउंड पर रहते हैं, समय बड़ा कम है तो छोटा सा ही जवाब देना। एक अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चुनौती बना हुआ है, इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार के सामने अभी बिहार में अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है और अपराध को चुनाव में एक मुद्दा भी रहा है। तो नीतीश कुमार ने जैसे ही सत्ता संभाली है उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकें की हैं तमाम पुलिस के पदाधिकारियों के साथ, उसके अलावा होम डिपार्टमेंट और तमाम ऐसे विभाग जो कहीं ना कहीं अपराध से जुड़े हुए हो। तो उन्होंने अपराध को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग हिसाब से काम करना शुरू किया। पहले शशांक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, मुख्यमंत्री के साथ
सामने चुनौतियां तमाम हैं, 7 चुनौतियां खड़ी हैं, कैसे उससे पार पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से अभी दबाव में हैं, दबाव की राजनीति में फंस गए हैं। उनके दबाव में आपको अच्छा लगता है चितरंजन जी? जी, नीतीश कुमार पर दबाव बनता है तो आपको तो अच्छा लगता होगा कि पता नहीं कब आम टूट के गिर जाए। नहीं, अच्छा लगने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं उससे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की प्रगति, इन सब चीजों पर उसका प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ क्योंकि टकटकी लगाए हुए तो आरजेडी भी लगातार देख रही है कि जितना दबाव बनेगा प्रेशर से एकदम से कूद के आ जाएंगे। बिहार का सबसे बड़ा जनाधार और सबसे बड़ी पार्टी है जी, और इसकी एक जिम्मेवारी है। इसलिए अपने जिम्मेवारी को समझते हुए बिल्कुल कोई भी प्रतिक्रिया या कदम हम उठाते हैं उसी के अनुसार। जी, सरकार अगर गलत करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे ही स्वाभाविक रूप से। जी, कहीं न कहीं सरकार जो जिस ढंग से चल रही है जी, और मुख्यमंत्री पर जिस ढंग से दबाव है, कोई निर्णय अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। बिल्कुल, एक मंत्री के पास कई विभाग हैं। क्या मैं चुप रहूंगा? मैं तो बोलूंगा ही। बिल्कुल। शुक्रिया चितरंजन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका शशांक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया मधुर जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां तमाम है और टकटकी लगाए हुए देख रहा है आरजेडी, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।